हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो से अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज आइसोमरिज्म। नाउ आइसोमरिज्म वैसे तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आते नहीं है। आप आईआईटी जेईई नीट की बात कर लो या आप हायर एजुकेशन में चले जाओ, आईआईटी जेईई सीयूईटी सीएसआईआर नेट गेट की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आइसोमरिज्म के डायरेक्ट एडसेस क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन आइसोमरिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ों को समझने में काम आता है, हेल्प करता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एबीसीडी हम जिसे कहते हैं, ये एबीसीडी का काम करता है। अब आइसोमरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत स्टीरियो केमिस्ट्री भी आ जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा होगा, सिस ट्रांस के बारे में पढ़ा होगा, ENZ के बारे में पढ़ा होगा, RNS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं जो आइसोमरिज्म से डील करती हैं, वो सब कुछ इस कोर्स में कवर करवा दी जाएंगी ना। ये जो कोर्स है ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, ये मेरे ऐप पे भी आपको मिलेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोर्स को देखोगे और शेयर करोगे एंड आई होप इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोमरिज्म बेसिकली होता क्या है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी बच्चा जो 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड का होगा उसे भी पता होगा कि आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका अगर हम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम विल बी ऑलवेज सेम बट द स्ट्रक्चर्स विल बी डिफरेंट। हम उसे कहते हैं कि वो आइसोमर्स होते हैं, एक ऐसा फिनोमिनॉन जिसमें दो मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि उसमें कितने एटम्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होंगे वो सेम होंगे बट उनका स्ट्रक्चर बहुत अलग होगा। हम उस फिनोमिनन को आइसोमरिज्म कहते हैं। अब आइसोमरिज्म को एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासीफाई अगर मैं करूं तो मैं दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकता हूं। एक जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। दूसरा जिसको कहा जाता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब जहां पर भी वर्ड आपको कभी स्टीरियो दिखाई देगा तो समझ लेना यू आर डीलिंग विद समथिंग रिलेटेड टू स्पेस। आप स्पेस में 3 डायमेंशनल में आप कहीं चले जाते हो, आप उससे डील करते हो ना। स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल ये बहुत इजी होता है। इसमें आपको ये इतने सारे टाइप्स आपको देखने मिलेंगे, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। तो चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म का आधा हिस्सा तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और टोटोमेरिज्म का कुछ हिस्सा एक आ जाता है जिसको ट्राइड सिस्टम कहा जाता है वो, और रिंग चेन आइसोमरिज्म को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो में आता है आपके पास कॉन्फ़िगरेशनल। बहुत सारे बच्चों को हमेशा डाउट रहता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में क्या फर्क होता है। तो स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो यानी सब कुछ स्पेस से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर आते हैं और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में हमारे पास दो आएंगे, एक जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहा जाता है और एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल काफ़ी फेमस है, बहुत सारे बच्चों ने इसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा। आप इवन इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो, जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 पढ़ते हो। ज्योमेट्रिकल में हम 4 डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले सिस एंड ट्रांस, ENZ, सिन एंड एंटी एंड एक्सो एंड एंडो। ये 4 मेन क्लासिफिकेशन है जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ते हो। ऑप्टिकल के बारे में तो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आप देखोगे डी फॉर्म, एल फॉर्म के बारे में पढ़ते हो, एनेंटियोमेरिक फॉर्म्स इसके बारे में पढ़ते हो। फिर हम आते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में जिसमें आप एक्लिप्स, स्क्यू, गॉसियस, स्टैगर्ड के बारे में पढ़ते हो। कुछ वीडियो मैंने बनाए हुए हैं स्टैगर्ड के बारे में, एक्लिप्स के बारे में। आप अगर देखोगे इथीन से रिलेटेड, यहाँ पे मैंने आपको 3D में सिखाया हुआ। तो दिस इज द ओवरऑल स्टोरी जो आपको आइसोमरिज्म में पढ़ना है। अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं समझना। से लंबा कोर्स होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो डिटेल में होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो उतनी डिटेल में शायद नहीं भी होंगी, क्योंकि जितनी अपने को ज़रूरत है हम उतना यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जहाँ हम बात कर रहे हैं नंबर 1 इस वाली कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से शुरू करते हैं। सी नाम में ही समझ में आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होंगे, जिसमें सबसे पहले आता है चेन या न्यूक्लियर आइसोमरिज्म जिसको कहते हैं। सी यहाँ पे बड़ा सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट आइसोमरिज्म ये होता है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या, आपके पास एक कंपाउंड होगा जिसका फॉर्मूला सेम होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कल को ब्यूटेन, अब मुझे बताइए जी ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है। ब्यूटेन का मतलब होता है कार्बन 4 होंगे और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो C4H10 ये एक फॉर्मूला है, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन वाला ब्यूटेन होता है। अब इस फॉर्मूला के हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं। एक जिसमें आपके पास सब कुछ लाइन में लगा होगा, यानी आपके पास कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 होगा। यहाँ पे आपके पास CH3 होगा, यहाँ पे आपके पास CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे आपके पास CH3 होगा। ये स्ट्रेट चेन है जिसको हम N ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, जहाँ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं हम उसको N लगा देते हैं। वहीं पे यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन आप लोगों ने आइसो और नियो के बारे में पढ़ा होगा 11th-12th स्टैंडर्ड में। आइसो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक के नियो कंपाउंड्स होते हैं, ब्रांचिंग आ जाती है। अगर ये वाला एक कार्बन ब्रांच्ड बन जाए 1, 2, 3 और यहाँ आके लग जाए, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ CH हो जाएगा, ये कंपाउंड है। अब ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों सेम कंपाउंड नहीं है। याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कुछ भी यहाँ से वहाँ हो जाता है, एक एटम का भी अगर पोजीशन चेंज हो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ तो कार्बन की पोजीशन बदल गई है,
तो दिस आर टू डिफरेंट कंपाउंड, एक को एन ब्यूटेन कहते हैं और ये जो आप देख रहे हो इसको 2-मिथाइल प्रोपेन कहते हैं। अब आप इसको आइसोब्यूटेन कह सकते हो। अब ये इसका आयुपैक नेम हो गया, हम आयुपैक पे नहीं जाते, कॉमन पे चले जाते हैं। तो सेकंड कार्बन पे आपके पास लगा हुआ, आप आइसो कह सकते हो इससे चाहिए तो ये आइसोब्यूटेन है। ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स है लेकिन दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मूला वही है C4H10। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे सेम फॉर्मूला होगा बट उनके चेन लेंथ में फर्क आएगा। यहाँ पे अगर आप कार्बन देखो 1 2 3 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन बना हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे देखूँ तो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, फिर वहाँ पर एक ब्रांच निकल गई है। तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को जहाँ पे ब्रांचिंग में फर्क आता है, आप एक तरीके से जो चेन या इसकी जगह आप इसको एक नाम अलग दे सकते हो, ब्रांचिंग में डिफरेंस आता है, ब्रांचिंग अलग अलग होती है, हम उसे कहते हैं चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। अब मैं यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बॉन्ड लाइन फार्मूला आता होगा। ये नॉर्मल हम 11-12 में पढ़ा देते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा हायर एजुकेशन पे जाते हो तो वो इतने ईजिली नहीं लिखेंगे, वो इस तरीके से आपको लिख के देंगे ऐसे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास ये कंपाउंड है, अब इसमें देखो कितने कार्बन है, तो कार्बन 1 होगा, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ऐसे 5 कार्बन वाला है। यहाँ पे स्टार्टिंग के कार्बन में और एंडिंग के कार्बन पे CH3 लगा होगा और बाकी जगह सब जगह CH2 लगा होगा इस तरीके से। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये लास्ट वाला कार्बन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे जाके लग जाए, तो मेरे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अब ये CH3 हो जाएगा। आई होप यू नो कि जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं उन पे CH3 ग्रुप होता है और जो बीच वाले कार्बन्स होते हैं उस पर CH2 ग्रुप होता है। यहाँ पे आपका CH आएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने हुए हैं। बॉन्ड्स कितने होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, वो डिपेंड करते हैं ऑलरेडी कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। इतने बेसिक्स में मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ ये सब आपको आता होगा। अब यहाँ अगर आप देखो ये भी 5 कार्बन का है, हाइड्रोजन अभी भी उतने ही है लेकिन ब्रांचिंग आ गई है ये वाली। अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है, ये वाला अगर फिर से शिफ्ट हो जाए तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ऊपर एक कार्बन आ जाए, नीचे एक कार्बन आ जाए। तो अब अगर आप इसको देखो सेम 5 कार्बन होंगे। अब हाइड्रोजन को एडजस्ट कर लो, CH3, 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 बीच वाले कार्बन पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए। तो इस तरीके से हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप लोअर एग्जाम्स की बात करो, IIT JEE नीट की, तो वो ऐसे स्ट्रक्चर दे सकते हैं। थोड़े एडवांस पे चले जाओ, IIT JEE मेंस में चले जाओ या एडवांस में चले जाओ, तो वो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर देंगे और आपसे पूछेंगे क्या ये चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। तो देख के समझ में आ रहा है, कार्बन के नंबर काउंट कर लो, 5 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बस स्ट्रक्चर में फर्क है, चेन लेंथ में फर्क है। यहाँ पे 5 कार्बन वाली चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन वाली चेन है जिसमें एक ब्रांचिंग आ गई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 कार्बन की चेन है जिसमें 2 ब्रांचिंग आ गई है, एक ऊपर और एक यहाँ पे, इस तरीके से। सो दैट्स ऑल अबाउट चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। आई होप यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगला आइसोमेरिज्म हमारे पास आता है जिसको कहा जाता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नाउ जब वर्ड पोजिशनल आता है तो मेनली यहाँ हम डील करते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के साथ। आई होप आप लोगों ने आयुपैक नोमेनक्लेचर पढ़ते समय पढ़ा होगा कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है वो हम स्पेसिफाई करते हैं लिखते समय। जैसे अगर मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं डबल बॉन्ड, अल्कीन। अब अगर मेरे पास इस तरीके का कंपाउंड है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH3, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ती है। हम यहाँ पे नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, कार्बन नंबर 3 होगा, कार्बन नंबर 4। नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करी जाती है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर है। नंबरिंग में यहाँ से भी शुरू कर सकता था, 1 2 3 4 कर सकता था, लेकिन उस केस में फंक्शनल ग्रुप 3rd कार्बन के बाद आ रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 1st कार्बन के बाद आ रहा है। ऑब्वियसली प्रेफरेंस ऑर्डर ये हो। अब यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है मेरा, ये मेरा एक अल्कीन है जिसको हम कहेंगे ब्यूट 1-इन। 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटीन हो गया, पर 1 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो हमारा नाम हो जाएगा ब्यूट 1 और इसका नाम हो जाएगा इन। अब इसी में अगर मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो जाए, डबल बॉन्ड की पोजीशन, इसीलिए पोजिशनल आइसोमर। अगर डबल बॉन्ड 1st कार्बन के बाद ना होके 2nd कार्बन के बाद होता तो इस तरीके से मेरे पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनता। डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता, यहाँ पर CH3 होता, यहाँ CH3 होता, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता। देखो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अभी भी उतने ही है, यानी दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क आ गया है। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। आई होप यू नो अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वैसे ही अल्कोहल OH होता है, बाद में एल्डिहाइड कीटोन के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हमने फंक्शनल ग्रुप की एक पूरी सीरीज पढ़ी हुई, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड्स में, अच्छा इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूट, यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3, यहाँ पे नंबर 4। अब नंबरिंग यहाँ से करो या नंबरिंग यहाँ से करो, 1 2 3 4। इस पर्टिकुलर केस में ये सिमेट्रिकल अल्कीन है,
तो जब सिमेट्रिकल अल्कीन होता है ना तो फर्क नहीं पड़ता नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से कर रहे हो तो भी सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से कर रहे हो तो भी सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। इस पर्टिकुलर केस में इसका जो नाम हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से कई बार ये सवाल पूछते हैं लोअर एजुकेशन में, लोअर स्टैंडर्ड में 11-12 के बच्चे, सर क्या ये दोनों कंपाउंड में फ़र्क है, क्या ये दो लोग डिफरेंट होते हैं? भाई हाँ होते हैं। अब तुम बताओ, तुम एक ही मम्मी से पैदा हुए दो बच्चे होते हो, माँ तुम्हारी एक ही होती है, डैड तुम्हारे एक ही होते हैं, पर दो भाई होते हैं, तो उनमें भी जब डिफरेंस आ सकता है तो यहाँ तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। याद रखना केमिस्ट्री में बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल देती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली बदल जाती हैं या चेंज हो जाती हैं या बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं अगर एटम्स या बॉन्ड चेंज होते हैं। यहाँ आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद था, यहाँ डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के बाद है। ऑब्वियसली ये दो कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑब्वियसली कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा। मे बी शायद केमिकल प्रॉपर्टीज में ना हो बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो पक्का है। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों अल्कीन है, दोनों का फंक्शन वही है, दोनों में डबल बॉन्ड है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ हद तक सेम हो सकती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज पक्का चेंज हो जाएंगी क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो स्ट्रक्चर पे, बॉन्ड कहाँ बना हुआ है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, आई होप ये एक लॉजिक आपको समझ में आए। इसके बाद एक और मैंने एग्जांपल नीचे लिया हुआ है। अब ये एग्जांपल अल्कोहल का है। अगर आप यहाँ देखो तो ये 3 कार्बन वाला है, मेरे पास एक तरीके से CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे मेरे पास CH2 है और यहाँ लगा हुआ है अल्कोहल OH ग्रुप। तो OH ग्रुप जो है ये फर्स्ट कार्बन पे लगा, ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अगर OH का पोजीशन शिफ्ट होकर कार्बन नंबर 2 पे चला जाए तो इस तरीके से ये ऐसा हो जाए, तो ये CH3 हो जाए, ये CH3 हो जाए, यहाँ पे CH हो जाए और यहाँ पर अगर OH लग जाए तो ऑब्वियसली फिर ये पोजिशनल आइसोमरिज्म में आ जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया है। ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 ऑल, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेनॉल है ये, तो ये 1 ऑल है, ये 2 ऑल है। ऑल का मतलब अल्कोहलिक ग्रुप में हम ऑल लगाते हैं। 1 और 2 जो होगा ये हमारा पोजीशन स्पेसिफाई करता है। तो अल्कोहलिक सीरीज में जैसे प्रोपेनॉल की सीरीज में अगर आप देखो प्रोपेनॉल में 1 ऑल हो सकता है, प्रोपेनॉल में 2 ऑल हो सकता है, या तो सेकंड कार्बन पे हो सकता है या तो 1 कार्बन पे हो सकता है। दे विल बी कॉल्ड एज पोजिशनल आइसोमर्स। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। थर्ड हमारे पास आइसोमरिज्म आता है जिसको कहा जाता है फंक्शनल आइसोमर्स। अब देखो पोजिशनल आइसोमर में और फंक्शनल आइसोमर में कंफ्यूजन बहुत बार क्रिएट होता है क्योंकि दोनों केसेस में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे फर्क क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कार्बन नंबर 1 पे है या कार्बन नंबर 2 पे है वहाँ डिपेंड करेगी, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। मतलब जैसे अगर मैं कल को आपसे कहूँ C2H6O, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या ये फॉर्मूला आपको अल्कोहल रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज कार्बन और जब भी कार्बन ऑक्सीजन आता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि या तो OH ग्रुप हो सकता है अल्कोहल, या तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो सकता है कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप में भी एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। अगर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH आ जाए तो वो एसिडिक ग्रुप हो सकता है। ये ईथर हो सकता है, O बॉन्ड O ROR हो सकता है, ये एस्टर हो सकता है। तो जब भी हमारे पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाता है तो फंक्शनल ग्रुप की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? ये अल्कोहल रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या? तो इस फॉर्मूले से मेरे पास 2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं, एक तो अल्कोहल CH3 CH2 OH ग्रुप लग सकता है। इस सेम देखो ये इथेनॉल है, इस इथेनॉल का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। और डाई मिथाइल ईथर का, ये देखो मिथाइल और ईथर, ROR रिप्रेजेंट ईथर, तो इस ईथर का भी फॉर्मूला वही है, इस अल्कोहल का भी तो 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसलिए फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है बट दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वही होगा बट फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन में डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ नीचे एक और लिखा C3H6O, ये फॉर्मूला से मेरे पास एसीटोन बन सकता है, कीटोन बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है, ईथर बन सकता है। आई होप यू नो एसीटोन कीटोन का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OH, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड OH, और ईथर का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड O बॉन्ड R। तो यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप है तो एसीटोन हो गया, बिकॉज CH3 ग्रुप इन्वॉल्व इसलिए एसीटोन है, कीटोन बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास CHO ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल हो गया, और यहाँ पे देखो एक तरफ R ग्रुप है, दूसरी तरफ R ग्रुप है, बीच में O है, तो ईथर ग्रुप हो गया। तो एक ही फॉर्मूला से मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप
यानी मॉलिक्यूल बन सकते हैं, इसीलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसे कहा जाता है। आई होप ये लॉजिक यहाँ तक क्लियर है और आपको समझ में आया होगा। अब मैं फंक्शनल ग्रुप के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। इसका नाम मिथाइल विनाइल ईथर क्यों है, विनाइल कहाँ से आया, ये अलाइल कहाँ से आया, ये सब डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। इसके लिए हम अलग से कोर्स बनाएंगे पूरा, जिसमें हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें सारे आईयूपैक डिस्कस करेंगे। अब वहाँ पे इसको सीख सकते। आई होप थर्ड आइसोमेरिज्म भी क्लियर है। अब आते हैं फोर्थ आइसोमेरिज्म पे, जिसको कहा जाता है मेटामेरिज्म। नाउ मेटामेरिज्म का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप वही होगा, फंक्शनल ग्रुप वही होगा, अगर ईथर है तो ईथर होगा, कीटोन है तो कीटोन होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के में जो कार्य, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ ईथर है तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। अगर ये वाला आर और ये वाला आर में डिफरेंस आ जाए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मेरे पास ऑक्सीजन है, इस साइड में CH3 CH2 है, इस साइड में CH2 CH3 है, इसको कहा जाता है इथऑक्सी ईथेन, इथऑक्सी ईथेन। आई होप आपको नोमेनक्लेचर आता होगा। तो एक अल्काइल के साथ हम ऑक्सी लगाते हैं, दूसरे अल्काइल का नाम लिख देते हैं, तो इथऑक्सी ईथेन है। यहाँ पर भी आप देखो तो ये ग्रुप है, यहाँ पर भी देखो तो ये ग्रुप है। लेकिन अगर मैं कहूँ 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन में आपके पास एक तरफ नंबर ऑफ कार्बन चेन अलग होगी, दूसरी तरफ नंबर ऑफ कार्बन चेन अलग होगी, लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेम है। दे बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर में भी क्या फर्क है। फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में, फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट में और राइट में, यहाँ पर लेफ्ट में और यहाँ पर राइट में नंबर ऑफ कार्बन चेन का डिफरेंस, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो डिफरेंट है दोनों फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में। तो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। आई होप ये लॉजिक यहाँ तक क्लियर है और आपको समझ में, एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने नीचे लिखा है अमाइन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पे डाई इथाइल अमाइन, मतलब मेरे पास यहाँ पे NH ग्रुप है, NH ग्रुप के ये साइड में भी इथाइल लगा है, NH ग्रुप के ये साइड में भी इथाइल लगा है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। आई होप यू नो CH2 बॉन्ड CH3 ग्रुप जो होता है, जिसको C2H5 ग्रुप कहते हैं, ये इथाइल ग्रुप होता है हमारा, ठीक है। तो दोनों साइड में मेरे इथाइल लगा हुआ, इसलिए डाई इथाइल अमाइन। लेकिन अगर ये अमाइन ग्रुप है, एक साइड में मेरे पास लग गया है प्रोपाइल ग्रुप, एक साइड में मेरे पास लग गया है मिथाइल ग्रुप, तो नंबर ऑफ कार्बन अभी भी उतना ही है, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सेम है, लेकिन और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर भी अमाइन है, यहाँ पर भी अमाइन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के ये साइड में अगर आप देखो तो चेन में डिफरेंस आ गया है, हम उसे कहेंगे वो क्या है, मेटामेरिज्म शो कर रहा है। आई होप यहाँ तक का लॉजिक क्लियर है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म। चेन में क्या होता है, फॉर्मूला सेम होगा, नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, लेकिन कार्बन की चेन में फर्क आएगा। हमने यहाँ क्या पढ़ा, पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आएगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा, एक जगह अल्कोहल है तो दूसरी जगह ईथर है, यहाँ पे फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर हमने पढ़ा मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड और राइट साइड में नंबर ऑफ कार्बन्स में डिफरेंस आएगा, उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन 4 आइसोमर्स को आप इस वीडियो में समझ पाए। मैं यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं लेना चाहता, क्योंकि टॉटोमेरिज्म पे मैं अलग से एक पूरा बड़ा वीडियो बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं टॉटोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस करूँगा। एक बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पॉर्टेंट है हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चे BSc MSc कर रहे हैं उनके लिए टॉटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरा जो कोर्स है आइसोमेरिज्म का, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है IIT JEE नीट के लिए भी, और इक्वली इंपॉर्टेंट है इवन BSc MSc के बच्चों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से हम 4 फंक्शनल ग्रुप को समझ पाए। ये 4 फंक्शनल ग्रुप हमारे हो गए, ये आइसोमेरिज्म हमारे हो गए। अगले वीडियो में टॉटोमेरिज्म में मिलेंगे और लास्ट वीडियो में हम रिंग चेन को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो समझ में आया और कुछ हेल्प आपको यहाँ से हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।